कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी और 2 वीडियो से आप बहुत लाभान्वित हुए होंगे और 2 वीडियो से जो भाषा संबंधित कंसेप्ट है वो आपको बेहतरीन समझ में आ गई होगी। अब जो आप बात करेंगे, हम और आप मिलके समझने का प्रयास करेंगे, मैं बताने का प्रयास करूँगा, आप समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी और भारतीय संविधान। देखिए, कोई भी भाषा अगर राजभाषा है, तो वो बोलने से राजभाषा नहीं होती कि आपने बोल दिया कि यार राजभाषा राजभाषा और उसको मान लिया गया या देश के सभी लोग बोलने लगे कि राजभाषा राजभाषा तो राजभाषा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए उसको दस्तावेज में लिखना होता है, जो दस्तावेज होते हैं। तो हमारे लिए संविधान दस्तावेज है, तो उसमें लिखा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो जब हम लिपि का कंसेप्ट अभी पढ़ेंगे साथ में, तो ये भी देखेंगे कि लिपि है क्या, ठीक है? तो सबसे पहले इसी से बात कर लेते हैं, संविधान पढ़ने से पहले लिपि, ठीक है? लिपि। अब लिपि क्या है? तो देखिए, कोई भी भाषा जो होती है, वो शुरुआत में आरंभ में ध्वनि रूप में होती है। अब ध्वनि को लिखित फॉर्म में लिख देना, ध्वनि का लिखित जो फॉर्म होता है, वो क्या होता है? लिपि है, ठीक है? जैसे क हमने बोला, तो वो क अगर हम बोल रहे हैं, क बोल रहे हैं, क यदि हम बोल रहे हैं, तो वह साउंड फॉर्म कहलाएगी, ध्वनि फॉर्म कहलाएगी। और क हमने यहाँ लिख दिया, क लिख दिया, तो वो किस फॉर्म में कहलाएगी? लिपि के फॉर्म में कहलाएगी। तो अब हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि क्या है? तो देवनागरी है भाई। हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी है। अब इस पे भी बात करेंगे कि इसका नाम देवनागरी क्यों पड़ा, ठीक है? कुछ और भी नाम पड़ सकता था, ये देवनागरी क्यों पड़ा, ठीक है? अब देखिए, देव शब्द यहां देखिए, देव है, नगर है और ई है, ठीक है? देव का अर्थ यहां क्या है? ब्राह्मण से। अब आपके दिमाग में एक बातें आ रही होंगी, ये ब्राह्मण कहां से आ गए? नगर का अर्थ शहर से, यानी कि ऐसी लिपि जो पहली बार शहर के ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त की गई। अब कहां के ब्राह्मण थे? तो पहला साक्ष्य इसका दिखता है गुजरात में। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? देवनागरी, ठीक है? तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। और इस देवनागरी का जो उद्भव हुआ है, वो किस लिपि से है? तो किस लिपि से है? ब्राह्मी लिपि से है। किस लिपि से? ब्राह्मी, ठीक है? ब्रह्मा यानी कि जो संस्कृत की लिपि है, संस्कृत की लिपि है कौन सी? संस्कृत की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है, तो उसी से इसका उद्भव हुआ है। ब्राह्मणी के बाद गुप्त लिपि आई, गुप्त के बाद कुटिल लिपि आई, इसी तरह टूटते टूटते क्या बनी? देवनागरी लिपि बनी। तो लिपि क्या है? लिखित रूप है ध्वनि का, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपसे पूछ देता है। देवनागरी नाम क्यों पड़ा, ये भी पूछ देता है, तो ये क्लियर कर लिया हमने। अब हम संविधान वाले पोर्शन पे आ जाते हैं, ठीक है? भारत हिंदी और भारतीय संविधान, तो इसमें हमने जिक्र भी किया था, ठीक है? कि हिंदी और भारतीय संविधान में क्या पढ़ना है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। हिंदी लिख लेंगे, हिंदी और भारतीय संविधान। हिंदी और भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं, तो उसके लिए कुछ
अनुच्छेद ध्यान में रखना होगा, कुछ भाग ध्यान में रखना होगा, ठीक है? तभी हम समझ पाएंगे। तो अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद, आर्टिकल जिसको कहते हैं, 343 से लेकर 351 तक दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है? उसके बाद अनुसूची, शेड्यूल जिसको कहते हैं, अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है। भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाएं हैं इसमें? तो 18 भाषाएं हैं। इस पे भी बात करेंगे। और भाग जो है, भाग 17 है, ठीक है? तो इतना अनुच्छेद मोटा मोटी आपके दिमाग में होना चाहिए। अब समझते हैं। तो सबसे पहले हम अनुसूची 8 की बात करते हैं। समझिए, अनुसूची 8 की बात करते हैं। अनुसूची 8, अनुसूची 8 की बात करते हैं। क्या बताया इसमें? 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं, लेकिन आरंभ में 22 नहीं थी। अब देखिए, अनुसूची 8 में जितनी भी भाषाएं शामिल होती है, एक तरह से संवैधानिक भाषा बन जाती है। यानी कि इसमें आप सरकार से अपनी बातें रख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो अब 22 भाषाएं हैं और धीरे धीरे जोड़ी जाती हैं इसमें, ठीक है? और इसके पीछे कारण यह है कि अगर संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भाषा जुड़ जाएगी तो वो जीवित रहेगी, क्योंकि उसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। जब किसी भी भाषा को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी धर्म को संवैधानिक संरक्षण प्रदान की जाती है तो वो धर्म उन्नति करता है या उन्नति करने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो 22 भाषाएं थी, लेकिन आरंभ में 22 भाषाएं नहीं थी। जब संविधान लागू हुआ तो 14 भाषा के साथ ही लागू हुआ, ठीक है? उसके बाद फिर डिमांड हुई तो 1 जुड़ी, फिर डिमांड हुई तो 3 जुड़ी, फिर डिमांड हुई तो 4 जुड़ी। आ गई बात समझ में? तो इस तरह कुल जो भाषा है कितनी है? 22। और यहाँ इस भाषा में ध्यान रखिए, भाषा भी है और बोली भी है। अब बोलेंगे सर फिर भाषा क्यों नाम है? तो हमने बताया था कि संविधान में जो भी भावों को प्रकट जिसके माध्यम से की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, ठीक है? ऐसा माना गया है संविधान में। अब 14 आरंभ में कौन कौन सी थी? तो जितने भी शुरुआत के हैं, जैसे हिंदी है, उर्दू है, ठीक है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, बंगाली बोलते हैं, उड़िया, ओडिशा की इधर लिख देते ऊपर, पंजाबी, कश्मीरी। देखिए तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी 3 और है। हिंदी हो गया, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, बंगाली, उड़िया,
पंजाबी, कश्मीरी, और कौन कौन सा है देखिए, पंजाबी हो गया, कश्मीरी हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, साउथ की तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, कश्मीरी, असमी, असमी, यहां से लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहां लिख देते हैं मराठी और गुजराती। तो ये देखिए टोटल कितने हो गए 14। तो जब संविधान लागू हुआ ना तो यही 14 भाषाएं थी। तो फिर जैसे जैसे मांग उठी, फिर राष्ट्रपति देखते हैं, समझते हैं कि जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए, फिर उसके बाद भाषा जोड़ी जाती है संविधान में संशोधन करके। तो जो पहली भाषा जोड़ी गई वो सिंधी जोड़ी गई, क्योंकि सिंधी भाषा विलुप्त के कगार पे थी, और सिंधी तो एक जगह बोली नहीं जाती भारत में कि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र हो सिंधी बोलने का। तो फिर कहा गया कि नहीं, अगर यहाँ ये शामिल हो जाएगी तो जीवित रहेगी, ठीक है। सिंधी जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई, जैसे जैसे मांग बढ़ी। नेपाली जोड़ी गई, नेपाली जोड़ी गई, ठीक है, मणिपुरी जोड़ी गई, और कोंकणी जोड़ी गई, कोंकणी। फिर 4 लास्ट में जोड़ी गई, इसके बाद से अब नहीं जोड़ी गई है। अभी तो मांग 50 लगभग भाषाओं का है, जोड़ा जाए, भोजपुरी का है, अवधी का है, ब्रज का है, बहुत सारी भाषाएं जिसकी मांग हो रही हैं, ठीक है। बोडो, बोडो, डोगरी, डोगरी, संथाली और मैथिली। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, याद कैसे करें, बता देते हैं, इसको याद रखिए, BDSM, ठीक है, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ठीक है, या VDMS भी याद कर सकते हो। इसको याद कर लीजिए आप नमक से, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, और क से कोंकणी। अब देखिए पंजाबी, ठीक है, पंजाब में कश्मीरी, कश्मीर में असमी, असम में हिंदी, लगभग लगभग सब जगह। उर्दू अब नहीं बोली जाती लेकिन स्थान दिया गया है। तमिल, तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, कन्नड़ कर्नाटका में, मलयालम केरला में। संस्कृत नहीं बोली जाती लेकिन स्थान दिया गया है क्योंकि हमारी पुरानी भाषा है। बंगाली बंगाल में, उड़िया उड़ीसा में, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती केम छो तो मजामा गुजरात में। सिंधी कोई विशेष नहीं है लेकिन पंजाब के कुछ क्षेत्र में जहाँ सिंधी लोग रहते हैं वहाँ। नेपाली जान ही रहे हैं, सिक्किम के आसपास, और हिमाचल प्रदेश। मणिपुरी नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में। कोंकणी गोवा में बोली जाती है, कोंकण तट सुना होगा, ठीक है, ज्योग्राफी में महाराष्ट्र और गोवा के बीच का जो तट है। बोडो असम है, असम में बोडोलैंड क्षेत्र भी है, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। डोगरी जो है ये भी कश्मीर में बोली जाती है, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। संथाली, संथाल परगना झारखंड में बोली जाती है। मैथिली जो है ये बिहार में बोली जाती है, बिहार की बोली है, ठीक है। तो अब देखिए जब सिंधी जोड़ा गया तो उसके लिए 21वां संशोधन लाया गया, संविधान संशोधन। क्या 21वां संविधान संशोधन लाया गया, 1965 में लाया गया। उसके बाद इन तीनों को जोड़ने के लिए 71वां संशोधन लाया गया, 71वां संशोधन लाया गया 1992 में। फिर इसके लिए 92वां संशोधन, 92वां संशोधन पूछा जाता है कि लास्ट में कितनी कौन से संशोधन में जोड़ी गई, तो 90वां संशोधन 2002-3, ठीक है, ये याद रखिएगा, याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
नोट डाउन कर लीजिए। अब यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, हम इसकी बात करते हैं तो देख लेते हैं यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अब देखिए यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अब देखिए हम लिखते हैं क्वेश्चन, सिंपल सा ऐसा प्रश्न पूछेगा कि आठवीं आठवीं अनुसूची में आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं है। ठीक है, कौन सी भाषा नहीं है। और ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन दे दिया अंग्रेजी, बी ऑप्शन संस्कृत, सी ऑप्शन मराठी और डी ऑप्शन तेलुगु। बताइए क्या उत्तर होगा, सोच के देखिए पहले का क्या उत्तर होगा। तो आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सी भाषा नहीं है, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, तेलुगु। बताइए, तब तक मैं हाँ वेट कर लेता हूं। कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं। एक तो डायरेक्ट पूछेगा, मतलब अब थोड़ा सा इसको कठिन बनाते हैं और ऐसे दे देगा कि आठवीं अनुसूची में सेम क्वेश्चन दे देगा और ऑप्शन क्लब कर देगा दो दो का। कौन सी भाषा नहीं है, ठीक है। और ए ऑप्शन ऐसे दे देगा अंग्रेजी कॉमा ब्रज, ठीक है। बी ऑप्शन दे देगा संस्कृत कॉमा उर्दू। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से। तो क्लियर हुआ, संशोधन भी बता दिया। अब हम बात करते हैं संविधान का भाग 17 और समझते हैं, ठीक है। भाग, ध्यान दीजिए, भाग 17 संविधान का क्या है, भाग 17, और इसको 4 अध्याय में बांट दिया गया है, ठीक है। अध्याय 1, दूसरा है अध्याय 2, ठीक है। तीसरा है अध्याय 3, चौथा है अध्याय 4, ठीक है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4। अब अध्याय 1 देखिए, यहां 2 अनुच्छेद को रखा गया है, 343 और 344, ठीक है। अध्याय 2 में 345, 346, 347 3 रखा गया है। अध्याय 3 में अनुच्छेद 348, 349, अध्याय 4 में 350 और 351 ये रखा गया है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैं हट जाता हूं। अब ये जो भाग 17 है ना, अब भाग 17 के समझिएगा,
भाग 17 के अध्याय जो 343 है, ठीक है, यहां ये अध्याय 343 है। अध्याय 1 में 343 है और क्या बताया, 344 है। 343 को 343(1), 343(2) और 343(3) में बांटा गया। किसमें बांटा गया है? 343(1), 343(2), 343(3). या तो कहीं क, ख, ग लिखा हुआ आ जाएगा या ए, बी, सी लिखा हुआ। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बात वही है। यही लिखा गया है 343(1) में कि संघ की राजभाषा, ध्यान दीजिए संघ शब्द का जिक्र है, राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, जितना आपके काम का है वही मैं बता रहा हूं। यहां लिखा गया है कि चलिए 1900, अब जैसे ये हो गया संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और ये अब अंग्रेजी को सपोर्ट भाषा के रूप में 343(2) के रूप में कहा गया कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक हिंदी के साथ अंग्रेजी भी रहेगी। यानी कि 1950 अर्थात 1965 ईस्वी तक कौन रहेगी? यहाँ हिंदी के साथ क्या रहेगी? अंग्रेजी भी रहेगी। अब अंग्रेजी क्या है, सह राजभाषा है, क्या है, ऐसा कुछ लिखा नहीं गया, लेकिन अंग्रेजी को भी हम राजभाषा के कैटेगरी में रख देते हैं। और उसके बाद कहा गया यदि 1965 के बाद सब कुछ ठीक रहा तो संसद जो है अंग्रेजी के संदर्भ में कुछ प्रावधान कर सकती है, यानी कि उसे बढ़ा सकती है, हटा सकती है। ये किसके हाथ में दिया गया है? संसद के हाथ में दिया गया है, और आज तक ये संसद नहीं चाही। ठीक है, अब क्यों नहीं चाहिए अलग विषय है। 343 यहाँ राजभाषा आयोग की बात की गई है। तो आपसे पूछा भी जाता है कि राजभाषा आयोग संवैधानिक संस्था है कि नहीं, तो राजभाषा आयोग की बात की गई है। किसका? राजभाषा आयोग। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की बात की गई है। और ये ऑफिशियल जो राजभाषा आयोग और इसमें कौन, मतलब राजभाषा आयोग को अपॉइंट कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। बाकी पॉलिटी में भी इसको डिटेल में पढ़ाया जाता है आपको। मेरा काम जो लैंग्वेज से रिलेटेड है उसी को हम बता दे रहे हैं। अब अध्याय 2 की बात करते हैं, समझिएगा। अध्याय 2 की बात करते हैं। क्या हमने बताया? अध्याय 2 की बात करते हैं। अध्याय
2 की बात करते हैं तो अध्याय 2 में 345, 346 और 347 की बात की गई है। 345 में राज्यों की राजभाषा की बात की गई है। जो स्टेट हैं, राज्यों की राज्य भाषा के विषय में बात की गई है। ठीक है, 346 में क्या कहा गया है इसकी भी बात कर लेते हैं। 346 में ये कहा गया है कि यदि राज्य की जनसंख्या चाहती है, एक बड़ा भाग यदि चाहता है, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, राज्यों की राजभाषा, सॉरी, यहाँ जो है ये पत्राचार की भाषा है, पत्राचार की भाषा। ठीक है, जैसे अगर संघ किसी राज्य को लेटर लिखता है तो किस भाषा में लिखेगा, दो राज्य आपस में लेटर लिखेंगे तो किस भाषा में लिखेंगे, ये यही जिक्र है। मान लीजिए तमिलनाडु उत्तर प्रदेश को लेटर लिखेगा तो किस भाषा में लिखेगा, पता चले तमिल में लिख दिया या और यहाँ उसकी व्याख्या गलत हो गई। ठीक है, तो ये यही जिक्र है। 347 में कहा गया है ना कि कोई भी राज्य है, राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग यदि चाहता है कि उसकी भाषा को संविधान में स्थान दिया जाए, राजभाषा बनाई जाए, या कुछ संविधान में 8वें अनुसूची में जोड़ा जाए, तो जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है ना, है, इस संदर्भ में विचार कर सकता है, संदर्भ में क्या कर सकता है, विचार कर सकता है। ये यही जिक्र है 347 में। मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हुआ? यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब हम जो बात करते हैं अध्याय 3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अध्याय 3 की बात करते हैं। अध्याय 3 की बात करते हैं और अध्याय 3 में हमने बताया था 348 और 349 का जिक्र है। 348 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा का उल्लेख है। और इन दोनों की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। तो आज भी देखते होंगे कि अंग्रेजी में ही निर्णय सुनाए जाते हैं, भले उसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाए। और 349 क्या कहता है कि भाषा संबंधित, ध्यान दीजिए, भाषा संबंधित किसी भी विधेयक को, किसी भी बिल को, किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व, प्रस्तुत करने से पहले संसद में किसकी सहमति अनिवार्य है? राष्ट्रपति की सहमति चाहिए पूर्व, तभी आप प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि देखो इसके पीछे कारण ये है ना कि भाषा जो है सेंसिटिव इशू है। पता चले कोई उल्टा सीधा बिल लाके प्रस्तुत कर दिया तो भारत का जो ढांचा है, मूल ढांचा, वो प्रभावित होने लगेगा। तो इसीलिए भाई देखा जाता है, सुपरवाइज किया जाता है, ठीक है तो प्रस्तुत कीजिए, अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगा। अब अध्याय 4 की बात करते हैं हम। देखिए अध्याय 4 में क्या कहा गया है, अध्याय 4 में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए।
अध्याय 4 में क्या कहा गया है, तो यहाँ अनुच्छेद 350 और 351 की बात की गई है। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। अब 350 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद आर्टिकल 350 में, कि जो भी अल्पसंख्यक हैं, जो भी अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनकी भाषा का संरक्षण किया जाएगा। मीन्स कुछ फंड सरकार देगी, कुछ संस्था भी बनवा सकती है। ठीक है, तो उनके लिए एक कुछ प्रावधान किया जाएगा ताकि उनकी भाषा बची रहे। 351 में क्या है, हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के डेवलपमेंट विकास के लिए निर्देश देने की बात कही गई है। हिंदी के विकास के लिए निर्देश देने की बात कही गई है, अर्थात जो भी संस्थाएं हैं वो हिंदी को प्रमोट करेंगे, जिससे हिंदी का क्या हो, प्रचार प्रसार हो। आप बैंक में जाते हैं तो देखते हैं वहां लिखा होगा कि हमसे हिंदी में बात करें, हमें प्रसन्नता होगी। क्या हमसे हिंदी में बात करें, हमें प्रसन्नता होगी। तो ये इसी का वहां इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, यही कंसेप्ट वहां लागू हो रहा है। तो हमने ये आर्टिकल देखा 350 और 351, और हमेशा ध्यान रखिए कि भले ही अंग्रेजी की बात करते हैं ना, बस संविधान में 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी को नहीं रखा गया। ठीक है, हाँ, सहायक के रूप में 343(1) में लिख दिया गया। ये देखा गया कि यार भारत को आजादी मिली है, एक अब तुरंत अगर हिंदी लागू कर देंगे तो साउथ जो है, दक्षिण भारत के लोग हैं, उनको कुछ समस्या आ सकती है। तो इसीलिए यह प्रयास किया गया कि अभी चलने देते हैं, 15 साल में एक स्तर को प्राप्त कर लेंगे, भाषाई स्तर को प्राप्त कर लेंगे, भारत में एक भाषाई स्तर की समानता आ जाएगी, फिर धीरे धीरे अंग्रेजी को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। लेकिन हुआ उल्टा, धीरे 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 अंग्रेजी और क्या हो गई, विकसित होती गई, और ऐसा हुआ कि, और ऐसा लगने लगा कि यार अगर अंग्रेजी को हटा देंगे तो कुछ तो काम ही नहीं होगा। तो अब आपने ये सब देखा, भाषा देखा, लिपि देखा, ठीक है, और भाषा से संबंधित विभिन्न आयामों को देखा और समझा। ठीक है, तो ये जो 3 वीडियो हैं भाषा से संबंधित, इनको आप अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको कर जाइए। बाकी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको यूपीएसआई की परीक्षा पास करनी है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अधिक से अधिक करें। ठीक है, और जो हम पढ़ा रहे हैं या आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, एक समराइज नोट्स बनाएं और करें। 10 जगह भागिए मत आप, पता नहीं क्या मॉक लगाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मैंने देखा है, आप जो लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, खुद से लिखते हैं, खुद से समझते हैं, वही आपकी परीक्षा में काम आएगा। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमने संविधान भी कर लिया, संवैधानिक प्रावधान भी कर लिए, आर्टिकल जो अनुसूची 8 भी कर लिया। ठीक है, आपसे पूछा भी जाता है कि किस भाग में कहा गया है, तो भाग 17 याद रखिएगा। अनुसूची 8 में पहले 14, फिर 1, 3, 4। हमने ये भी बताया बोडो कहाँ बोली जाती है, मतलब जहां जहां कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, सफलता आपकी चरण छूमे। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।